वेलकम टू एडो लर्निंग पॉइंट। एडो लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं श्रवण कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हमारी जो आज की जो टेस्ट सीरीज है वो है यूजीसी नेट, जिसमें हिंदी लिटरेचर और व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और एचटेट के लिए भी बहुत ही ये महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और बहुत सारे जो दोस्त हैं हमारी वीडियोज़ को जो एचटेट से रिलेटेड हैं उनको बहुत सारा प्यार मिल रहा है, व्यूज़ मिल रहे हैं, उनके बहुमूल्य कमेंट्स भी हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार ने अनाथ आश्रमों का नाम बदलकर क्या रख दिया है? ये अभी करंट का क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार ने जो अनाथ आश्रमों का नाम बदलकर रख दिया है वो जगन्नाथ आश्रम। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा सरकार ने पुलिस विभाग में महिला कर्मचारियों की संख्या 10% से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 15%। जो हमारी जो बहनें हैं उनका जो प्रतिशत है वो 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है, जिसे उन्हें 5% महिलाओं की संख्या पुलिस विभाग में ज़्यादा होगी और वो अच्छे से जो सेवा कर पाएंगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश में अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा क्या थी? तो हिंदी जैसे भी किसी का जन्म होता है, ठीक है, तो उसका एक विकास का एक क्रम चलता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो पहले शिशु होता है, फिर बाल अवस्था आती है, ठीक है, फिर धीरे धीरे वो वैश्यक होता है, फिर प्रौढ़ अवस्था आती जाती है, युवा अवस्था आकर। तो इस तरह एक अवस्था चलती है। तो ऐसा ही जब हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ, उसका जन्म कहाँ से जन्म हुआ और फिर उसकी वो कैसे कैसे उसका जो क्रमिक विकास होता गया, ये बात हम आपको बड़ी ही आसानी समझाएंगे और ऐसा समझाएंगे कि आप फिर इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए, जो पहली क्या थी, पहले आई थी वैदिक संस्कृत, उसके बाद संस्कृत, ठीक है, और फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद वो हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। तो अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा थी। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा देश भाषा। और ये भी ध्यान रखिए, जो अपभ्रंश भाषा को गिरी हुई या बिगड़ी हुई भाषा माना जाता है। तो राइट आंसर हमारा देश भाषा। ये देश भाषा थी, ये बोलचाल की भाषा थी और साहित्यिक भाषा में उसे अपभ्रंश नाम दिया गया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 देश भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती कथा के रचनाकार निम्न में से कौन है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो ये आदिकाल में जो सरस्वती कथा लिखी गई थी, ठीक है, तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 ईश्वरदास। ईश्वरदास जी ने अंगद पैज और सत्यवती कथा भी इन्होंने यहाँ पर लिखी है। अगला क्वेश्चन है, मतवाला पत्र। ये पत्र अपने समय का बहुत ही विख्यात पत्र था। तो इस पत्र के जो संपादक थे वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जो उपनाम निराला के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो निराला जी थे वो मतवाला पत्र के संपादक थे और अपने जो ओजस्वी विचार थे वो इस पत्र के माध्यम से वो रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा। हम आपके लिए जो यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं और इन क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे, और तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ते रहिए। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो जो नागरी प्रचारणी सभा थी, इसने हिंदी भाषा के विकास में बहुत योगदान दिया है। और कहाँ पर स्थापना हुई थी? देखिए, इसकी काशी में स्थापना हुई थी। तो अब है कब हुई थी? तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 1893। जो 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की काशी में स्थापना हुई थी। और ये देखिए, इसके अथक प्रयासों से 1900 ईस्वी में 1900 ईस्वी में जो कचहरी बोलते हैं, जो कोर्ट होते हैं, जो कोर्ट में वो इस भाषा का प्रयोग होने लगा था, हिंदी भाषा का वहाँ पर प्रयोग होने लगा था। वो था कि उर्दू के साथ साथ हिंदी भाषा भी जो कचहरियों में प्रयोग की जाने लगी थी। इसका बड़ा ही सराहनीय प्रयास इसके हिंदी भाषा के योगदान में रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजभाषा आयोग।
बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो राजभाषा आयोग, आप देखिए जो हिंदी भाषा और जो दूसरी भाषा का जो क्रमिक विकास होता है, किसी भाषा को शामिल किया जाना है तो एक राजभाषा आयोग का गठन होता है। तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, किस धारा के अंतर्गत होता है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, धारा 344। ठीक है, और ये किस में आती है? ये आता भाग 17, संविधान के भाग 17 में ये वर्णित है। और 343 से जो हिंदी भाषा संविधान के किस अनुच्छेद में और किस भाग में दी गई है? तो भाग 17 में वो दी गई है। और जो अनुच्छेद है या धारा है वो है 343 से 351। ठीक है, 343 में कहा गया है कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और जो अंकों का जो रूप होगा वो देवनागरी लिपि होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना की गई थी? ये बात आप ध्यान रखिए, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना की गई थी? तो 4 ऑप्शन है और हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास ये है रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है। ठीक है, इनके बारे में हमारे जो विद्वान साथी हैं और जो हमारी बहनें हैं वो आवश्यक रूप से वो जानते होंगे। ये 1929 ईस्वी में इसका ये छपी थी, ये किताब लिखी गई थी। ठीक है, तो जब इसकी रचना हुई तो ये अपने समय की और अब तक की ये सर्वाधिक तो तर्कसंगत ये इतिहास ग्रंथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मूल व्यंजन नहीं है? तो हमारा जो सही है, जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, श। तो ये देखिए ये कैसे मूल व्यंजन नहीं है कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, श प्लस ए। ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए ये मूल व्यंजन नहीं है और बाकी सभी क्या है वो मूल व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा व्यंजन मूर्धन्य वर्ग का है? ये कंठे है, मूर्धन्य है, तालव्य है, इस तरह से उष्म व्यंजन है। व्यंजन के जो अलग अलग प्रकार होते हैं और जो ये प्रकार पूछे जाते हैं, मूर्धन्य है, तालव्य है, कंठे है, ये हमारे जो उच्चारण शैली, जिस तरह से हम बोलते हैं उस शैली पर ये आधारित होते हैं कि हम जो बोलते वक्त वो मूर्धन्य से टकराती है, जो हमारी जो जीवा है, जीभ जिसको बोलते हैं, वो कैसे टकराती है। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। जो ये मूर्धन्य वर्ग का है वो है ढ। और मूर्धन्य वर्ग के कुछ और व्यंजन से भी हम आपको परिचित कराते हैं। तो देखिए ध्यान रखिए, मूर्धन्य वर्ग के जो और व्यंजन है वो ट, ठ, ड, ढ और अण, ये सभी मूर्धन्य वर्ग के ये व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। जो ड और ढ ये द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 2 है, वो राइट आंसर है, प्रिय प्रवास। अब प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है उसकी रचना किसने की थी? तो उसकी रचना की थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। इसको हरिओद उपनाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कश्मीर सुषमा किस कवि की काव्य करती है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक हमारा यहाँ पर जो है राइट आंसर है। जो श्रीधर पाठक ने कश्मीर सुषमा जो काव्य करती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य करती इसकी रचना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, जो ये देखिए जो राष्ट्रभाषा होती है वो पूरे राष्ट्र की भाषा होती है। जो राजभाषा होती है उसमें जो सरकारी कार्य है, ठीक है, राजकाज के जो कार्य किए जाते हैं, जो सरकारें कार्य करती है वो किए जाते हैं। ठीक है, तो जो परिनिष्ठित भाषा
परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम है मानक भाषा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, मानक भाषा को परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। भाषा का मानकीकरण होने से उसका एक जो स्वरूप है वो निश्चित हो जाता है, फिर उसमें जो अशुद्धियां हैं वो नहीं आ पाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसका संबंध कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है? कलकत्ता में जब फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण हुआ था तो उसमें जो हिंदी पठन पाठन और जो दूसरी भाषा अंग्रेजी भाषा के से संबंधित जो क्या अध्ययन सामग्री लाई गई थी और विभिन्न विद्वानों को शिक्षा दी जा रही थी वहाँ पर, अंग्रेजी भाषा की भी और हिंदी भाषा की भी। तो उसमें से हमारे कुछ विद्वान थे वो वहाँ पर कार्य करते थे, कुछ पढ़ते थे। तो किसका संबंध नहीं है ये पूछा गया है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, राजा लक्ष्मण सिंह। और जो बाकी तीनों थे, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये फोर्ट विलियम कॉलेज से इनका संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक काल के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हम यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं और दोनों के आंसर ही यहाँ पर दिए गए। देखिए, पहले थे आधुनिक काल के जनक, ये क्वेश्चन आ जाता कि कौन थे, तो वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, और इन्होंने किस पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था, तो ये भी ध्यान रखिए। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, कवि वचन सुधा। जो कवि वचन सुधा पत्रिका थी उसका इन्होंने संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अज्ञेय किस काल के कवि हैं? ठीक है, तो इनका पूरा नाम था हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो पूरा नाम था इनका, और 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो ये किस काल के कवि थे? तो ये बात आप ध्यान रखिए, जो अज्ञेय थे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 4 सही रहेगा, प्रयोगवाद और जो नई कविता थे वो साथ साथ आए थे। नई कविता का क्या मतलब है? कविता तो पहले भी चल रही थी। ठीक है, तो नई कविता का मतलब ये है कि वो जो पुराने जो छंद पर आधारित थी, पुराने भाव पर आधारित थी, उन कविताओं, उन जो परंपरा को इन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया था और नए भाव, नए रूप में मानव जीवन के बीच उसकी वासनाएं हैं, प्रेम है, सभी भावों को दर्शाने वाली कविता थी, इसलिए इन्हें नई कविता का नाम दिया गया था। तो अज्ञेय थे वो प्रयोगवादी कवि थे, प्रयोगवाद से संबंधित थे वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब है। ये कथन कई बार पूछा जाता है, इसलिए हम आपके जो टेस्ट सीरीज में इसको लेकर आए हैं। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, रामचंद्र शुक्ल। जो रामचंद्र शुक्ल जी थे, इन्होंने कहा था कि जो साहित्य का इतिहास लिखा जाता है वो जनता की चित्तवृत्ति, यानी कि जनता के जो मन है उसके विचार उनको दर्शाने वाला होना चाहिए। प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण, आईना। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? तो सबसे पहले जो खड़ी बोली हिंदी का जो कवि माना जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो जी की जो पहेलियाँ हैं और मुकरियाँ, ठीक है, और सुखने और खालिक बारी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कई बार पूछी जाती हैं। तो अमीर खुसरो आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में वीर काव्य के रचयिता कौन है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा टीकम सिंह। जो टीकम सिंह हैं ये राजस्थानी है और हिंदी में जो वीर काव्य की रचना इन्होंने की है। जो दूसरी भाषाओं में ब्रज है, अवधी है, उन भाषाओं में तो वीर काव्य की रचना करने वाले और भी दूसरे कवि हैं, लेकिन हिंदी में जो रचना की है वो टीकम सिंह ने की है। तो सभी दोस्तों को हमारा जो ये वीडियो है ये पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।